नमस्कार, जय हिंद। मैं अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम शहर के सितारे में। हम आ पहुंचे हैं कानपुर नगर के एक खास इलाके में जिसे जूही के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक स्कूल के माध्यम से शहर के लिए कुछ बेहतर काम करने में लगे धर्मेंद्र कुमार सिंह जी के साथ। कानपुर शहर को लेके क्या सोचते हैं? कानपुर शहर को लेकर के बस यही सोचते हैं कि यहीं पर पले हैं, बड़े हैं, यहीं से कुछ ऐसा हो। जैसे भी आपने सितारे की बात की, यहाँ से भी कुछ सितारे निकलें, कुछ अच्छा करें, अपने शहर को अपना समझें। कानपुर में आप लगातार स्लम पे काम करते आए हैं, स्लम में शिक्षा को लेके काम करते हैं, और चूंकि शिक्षा देखा जाए तो एक सबसे मूलभूत चीज़ है। खाना कम मिलेगा चलेगा, पानी कम मिलेगा चलेगा, पैसा कम होगा चलेगा, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षा कम है, तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक है। कहते भी हैं कि एक शिक्षित बच्चा ही आगे चल के एक शिक्षित समाज और देश का निर्माण करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब से आपको लगा कि स्लम में शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मैं जिस बस्ती में था उस बस्ती में मतलब शिक्षा बहुत कम थी। बहुत कम का मतलब वहाँ पर ज़्यादातर ट्रैक्टर वगैरह लगा हुआ था। बहुत पहले की बात है, लगभग मेरे ख्याल से 18-19 साल पहले की बात है। तो वहाँ सब कक्षा 4 बच्चे कक्षा 4 पढ़ के या उससे पहले ही जंजीर का काम करने लगते थे जी। तो तब मैं ये भी नहीं जानता था कि मलिन बस्ती वगैरह क्या है। एक प्रधानमंत्री जी आए देवगढ़ा, तो उन्होंने बताया कि मलिन बस्ती मतलब उस समय से चर्चा में मलिन बस्तियाँ आई। फिर थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो उसमें से अपनी बस्ती इसलिए नजर आई क्योंकि वहीं पर पला बढ़ा था। तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा काम हो। तो उसमें से फादर जो हमारे थे उनका कहना था कि मतलब यहीं के बच्चे कक्षा 4-5 इंजीनियर रहते हैं, कुछ यहाँ के लिए पढ़ाया जाए। 2% एजुकेशन थी, मेहनत की गई, समय लगा, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य किया। शिक्षा का स्तर वैसे भी बढ़ना ही था, थोड़ा मेहनत कर दिया तो तेज़ी से बढ़ने लगी। आज वहाँ पर 100% स्लम एजुकेशन। में शिक्षा की शुरुआत जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूकता आपने फैलाई, ये कब शुरुआत कब हुई इसकी? किस सन में आपने इसको शुरू किया? शुरुआत की थी 2003 में, तो लेकिन 2003 से आज 2022 है, यानी कि एक लंबा सफर आपने तय कर लिया। 2003 से 2022 तक के बीच में करीब 17 साल होने जा रहे हैं आज आपको। ये बताइए, अगर मैं आपसे व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो कानपुर महानगर है, बहुत बड़ा शहर है, और चूंकि मीलों का शहर रहा है, मैनचेस्टर कहा जाता था इसे यूपी का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लेबरों की संख्या भी एक समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी मीलों की वजह से यहाँ पे स्लम्स में ज़्यादा सबसे ज़्यादा जब उसी की मिलें वजह बंद से हुई, बढ़े थे बिल्कुल स्लम्स। बिल्कुल, जब मिलें बंद हुई। तो 2003 में जब आपने शुरुआत की थी और 2022, कितना अंतर आप देख रहे हैं स्लम में? देखिए, ये मिल बंद होने के बाद में स्लम बढ़े, निसंदेह स्लम इसलिए बढ़े कि बहुत सारे लोग अपना आते थे। पहले एकल परिवार था, फिर धीरे धीरे जब देखा उन्होंने अब मिल बंद हो गई तो पहले जहाँ से जाते थे कमा के वहाँ पे देते थे, कुछ लोग लौट गए, कुछ यहीं पे आए। तो स्लम बढ़ी, घटी नहीं। सरकार का रहता है कि स्लम मुक्त, लेकिन स्लम बढ़ी और मतलब काफ़ी हद तक बढ़ी। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे स्लम बढ़ते चले गए। उसमें से स्लम एरिया से ही निकल करके और साथ में कुछ घुमंतू जो होमलेस हैं वो लोग आए। कैटेगरी बहुत अलग अलग है, अगर विस्तार से बताएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सब अलग अलग तरीके से वो बस्तियाँ जहाँ पर जो अभी विकास के लिए तरस रही हूँ, घेर कर बनाई गई हूँ। वहाँ के जो छुटभैया नेता वगैरह हैं आवासा सभासद बन गए, फिर धीरे से उन्होंने विकास करना शुरू कर दिया। और अवैध बस्तियाँ खास करके वो सब मलिन बस्तियों में। 2003 में जिस एक स्लम आपने देखा, मान लीजिए कोई भी एक स्लम आप माइंड में कर लीजिए कि हाँ हमने इस स्लम में काम शुरू किया, जिस स्लम में आप 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 10 काम लगातार करते गए, क्या लगता है आपको कि उस स्लम में उस दौर में 2010 या 12 की अगर हम बात करें और 2022, तब से लेके अब तक कुछ अंतर महसूस किया आपने? हाँ, क्योंकि दावे बहुत किए गए हैं स्लम को बिल्कुल, लेकर के, मतलब तमाम दावे सरकारों ने किए। देखिए आपको बता दें स्लम के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़, मतलब मैंने अपनी माँ से सुना था। स्लम के बारे में ये कहा जाता था ना कि इसको मलिन बस्ती घोषित करवा दो तो बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। मलिन बस्ती घोषित करवा दो तो बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। तब यही नहीं जानते थे मलिन क्या है। तो मलिन बस्तियों में विकास कार्य होने लगे, लेकिन सरकार के आंकड़ों में अभी भी मलिन बस्तियां खत्म हुई ही नहीं तो है। यहाँ पे एक मैं रोकूंगा आपको, मैं छोटा सा चाहूंगा जो हमारे देख रहे हैं दर्शक उनके लिए, कि स्लम में और मलिन बस्ती की बात आपने की कि स्लम को मलिन बस्ती घोषित करा। वही स्लम माने इंग्लिश हिंदी शब्द है। तो मलिन बस्ती, किसी बस्ती को मलिन बस्ती क्यों घोषित स्लम कराया? एरिया इस वजह से कि सरकार का निगाह यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर नाली सड़क पानी सब सुविधाएं तो अवैध होती है ना ज़्यादातर अवैध जब होती है। अवैध होंगी तो ये मलिन बस्ती कैसे घोषित हो जाती है? सरकार उसका नहीं, मलिन बस्ती घोषित कर दिया। अब उसके लिए ये देखा जाता है कि ज़मीन नजूल की है, कुछ उनसे वसूली की जाए या नगर निगम उनके। देखिए हाउस टैक्स जो है मलिन बस्तियों के लिए, ज़मीन की कीमत भले ना हो लेकिन ज़्यादातर हाउस टैक्स वगैरह
जो लेने का असेसमेंट के आधार पर, जो आपका मलबा है उसके आधार पर वो पैसा लेते हैं, उसी के आधार पर विकास कार्य वहाँ पर आप करते हैं। 2003 से जब काम करना शुरू किए थे तो किस तरह का सहयोग आपको, सबसे पहले तो ये बताइए शुरुआती दौर से लेकर के अब तक में आपको किस तरह का सहयोग, सिस्टम से कैसा सहयोग मिलता है? ये तो हँसने वाली बात हो गई, सिस्टम से सहयोग न ठीक कभी है, मिलता मतलब क्योंकि ना। सिस्टम लगातार ये दावा करता है ना कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं लोगों का। सिस्टम सहयोग करता नहीं, बल्कि सिस्टम आपसे सहयोग लेता है। ठीक है, आप ही सिस्टम का अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, या जो आपके कामकाज हैं, जो आपकी कमाई का ज़रिया है, या तो आप उसके आधार पर सिस्टम का सहयोग करते हैं, उसको अपना स्रोत बनाते हुए, या फिर आप अपना कार्य कर रहे होते हैं, उससे समय निकाल करके सिस्टम के लिए, मतलब कहने का कि व्यवस्था को, समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो सिस्टम का ही एक तरह का सहयोग होता है। बाकी सिस्टम से सहयोग ये है कि आपने दौड़ भाग किया, तो ये है कि कुछ थोड़ा मोड़ा ये सड़क का विकास कार्य हो गया, ही वो अपना अपना क्षेत्र है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमने करने का प्रयास किया, तो लगा भाई यहाँ के बच्चों का दाखिला करवा दें, स्कूल में ही करवा दें, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता नहीं है। तो स्लम में जो बच्चे जाते हैं, क्या आपने जब दाखिले की बात की प्राइमरी स्कूलों में, चूँकि स्लम में लगातार तो पढ़ाया नहीं जा सकता उन्हें, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? देखिए, एडमिशन भी कराया गया, लेकिन सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है, खास करके मतलब शहरी क्षेत्र में। जी। ठीक है, मैं सब जगह की बात नहीं करता हूँ, बहुत जगह रोल मॉडल भी बन गए, लेकिन उस समय नहीं थे, तो उनका दाखिला वहाँ पर करा दिया जाता है, लेकिन वो उतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर सबके मन में धारणा, जिस तरह की सरकारी अस्पतालों की हालत थी, उसी तरह ठीक, सरकारी वैसे विद्यालयों में। सरकारी तो विद्यालयों लोग को प्राइवेट लेकर स्कूल के की तरफ अब आधी रोटी खाएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, ये जागरूकता लोगों के अंदर आई और लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला कराया। बस ये है कि गुड पेरेंटिंग का अभाव रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों को भी दिक्कत होती है, स्कूल वाले भी नोचने खसोने के चक्कर में लग गए। लेकिन फिर भी काम के दौरान, जैसे जब आप काम कर रहे होते हैं इस तरह के स्लम्स में जा कर के, चूँकि वहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और उनकी एक अपनी माइंडसेट होता है चीज़ों को लेकर के, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की सबसे बड़ी कमी। ठीक है, वो सभी लोग अपना अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, तो जिस ढंग से पढ़ाना चाहिए, जिस ढंग से बताना चाहिए, सबकी अपनी अपनी कार्य योजना होती है, तो कई बार क्या होता है, सामंजस्य नहीं बन पाता है। छुट भैये वहाँ के नेता, वहाँ के क्षेत्रीय जो थोड़ा सा मवाली टाइप के लोग हैं, उस टाइप के, हाँ, जो अपना रसूखदार कहे जाए वहाँ पे, तो सब अपना अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चलिए, तो सब जगह रहा है, चाहे बड़ी बस्ती रही, छोटी बस्ती रही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना। उनके दिमाग में सीधे से रहता है, वो पहले तो ये रहता था पढ़ लिख के करेंगे क्या। ठीक है, तो जागरूकता की सबसे बड़ी कमी घूम फिर करके वहीं पर आती है कि अभी जागरूकता नहीं, लेकिन बढ़ी है समय के साथ जागरूकता। जब आप स्लम में जाते होंगे, तो वहाँ जो उनके बच्चों के लिए जब आप जाते हैं, तो क्या लगता है स्लम की मूलभूत समस्याएँ, मुख्य समस्याएँ क्या-क्या दिखी आपको? मूलभूत समस्याएं उनकी सबसे ज़्यादा रहता है कि रोज़ कमाना, रोज़ खाना। ठीक है, स्थायी रोजगार ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या इन चीज़ों का, जैसे स्थायी रोज़गार ना होना और रोज़ कमाने रोज़ खाने की, यानी रोज़ गड्ढा खोद के, जैसे कहते हैं कुआँ खोदा पानी पिया, क्या लगता है कि ये जो समस्या है, इस समस्या का असर उनका जो फ्यूचर है, यानी जो उनके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पे भी पड़ता है? हाँ, पड़ता है, बड़े स्तर पर पड़ता है। ठीक है, उसके साथ-साथ में कुछ उनकी लतें, पीना-पाना, जुआ, चोरी, ये सब चीज़ें जो है, चाहे तो वो लोग अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, स्लम एरिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, वो अपनी उनकी माँओं की माताओं का वजह से, माताओं क्योंकि उनकी बहनों का। माएँ बहुत कामकाजी होती हैं, घरों में काम कर अच्छा, अगर रही मैं हैं आपसे ये बेचारी। कहूँ कि अब तक आप कितने बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, तो आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा कि अब तक कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आपके माध्यम से, चाहे वो आपके स्कूल से, मैं आपको बताता चलूँ कि जालपा नगर लगता है, जालपा नगर जूही में है, वहाँ पे आप साहबेज़ के नाम से एक विद्यालय भी चलाते हैं, सम्राट सम्राट अशोक। अशोक विद्या उद्यान। तो उस विद्यालय और उसके बाद जो स्लम बस्तियाँ जिनमें आप जाते हैं, जहाँ पे ओपन क्लासेस चलती हैं, लगभग अब तक कितने बच्चे होंगे जो निकल गए होंगे? 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था की गई। एक तो स्कूल वाली, जिसमें बच्चे फ़ीस भी देते हैं, और फ़ीस के बाद 60-40 का रेशियो है कि मतलब 60% बच्चे फ़ीस देते हैं, 40% फ्री पढ़ते हैं। तो वहाँ पर वो हैं जो अवेयर हैं और उनके पेरेंट्स स्कूल में? सपोर्ट कर रहे हैं स्कूल में। इन बच्चों में मिक्स करके, ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसको करने में हम बहुत अच्छे से सफल रहे। तो जो स्लम एरिया के जो बच्चे, मतलब जो पिछड़ी बस्तियों के, उन बच्चों को ला के इनके साथ टूर कराना, ट्रैवल कराना, मिक्स कराना, और जो इन्हें मोरल साइंस जो पढ़ाई जाती है, इनके बनाए प्रोडक्ट्स या इनकी चीज़ों से उन बच्चों को पढ़वाना।
दूसरा वाला एक तो वहाँ पर पढ़ाने का था, और दूसरा एक था जो बड़ी मुहिम थी जिसमें हम लोगों ने नगर निगम के स्कूल्स ले रखे थे। 11 इंटर कॉलेज मतलब थे, जिनमें से नगर निगम और साथ में सरकारी स्कूल भी हम लोगों ने 2, उस समय के डीएम थे मुकेश मेश्राम जी, उनसे ले लिए थे। उन स्कूलों में दाखिला करवाना, सरकारी में दाखिला कराना, ये कराना, और उसके साथ में ओपन स्कूलिंग। इस तरीके से पूरी संख्या देखेंगे तो पहले हम लोगों ने 452 बच्चों से, यानी 6 बच्चों से शुरुआत की, जो 452 तक हम लोग पहुँचे थे, जो पहला आंकड़ा है। उसके बाद से अब तक अगर संख्या आप देखेंगे तो हंसी भी इसलिए आएगी कि हमने 10 से 12 हज़ार बच्चे हो चुके हैं अब तक। अच्छा, उसमें कुछ प्राउड मोमेंट वाले बच्चे भी हैं जो आपको प्राउड फील करा रहे हो? हाँ, प्राउड फील कराने वाले बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब बच्चे वहीं पढ़े, वहीं रहे, परिवार उनके थोड़े जागरूक थे। उनमें से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय स्तर पर कन्वेनर लेवल तक पहुंच गए, एचआरडी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी बने। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं रही। जो ये खास करके एक बस्ती के यहाँ के 7 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर निकले। ये वही बच्चे हैं ना जिनके लेकर के लोग नाक सिकोड़ते हैं, मुंह बनाते हैं चार कोने का कि ये स्लम के बच्चे हैं, क्या कर पाएंगे लाइफ में अपनी? हाँ, ये वही बच्चे हैं और जिनके बारे में कहा जाता था कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूं आपको, कितना भी बड़ा स्कूल हो, कितना भी छोटा स्कूल हो, पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, ये वाली कहावत चरितार्थ होती है। हम पॉलिश करके उनको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, वो उनके अंदर पहले से ही गुण होता है और वो मिलता है। वो हो जाता है। और ठीक। इस तरह से यानी 7-8 कुल मिला के बच्चे एक कह सकते हैं एक कुम्हार का काम आपने किया। हाँ, एक हाँ। कुम्हार की तरीके उसको जो है आपने पीट पाट के जो है टीचर्स खड़े कितना का भी रूप दे दिया। टीचर्स कितना भी बड़ा दावा करें, टीचर्स जैसे है ना कि को नहीं जानत है जग में, हनुमान जी के अंदर लंका पार करने की क्षमता थी, इसलिए उनको जाम्बवन जी ने जगा दिया, ना होती तो लंका नहीं पार कर सकते थे। उसी तरीके से किसी न किसी बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण रहता है, जो शिक्षक तराशते रहते हैं, जिसके अंदर गुण निखर आता है वो आगे निकल जाता है, श्रेय शिक्षकों को मिल एक जाता आखिरी है। सवाल हम आपसे लेंगे कि शहर में चूंकि आपने अपना समय दिया है, कार्य क्षेत्र भी है, जन्मभूमि सब कुछ यही है, अब तो मान लीजिए कर्मभूमि, क्या लगता है आपको कि शहर में जो स्लम्स हैं इन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए? शहर का 2 टूक ये है कि शहर में एक तो बिल्कुल बेतुके तौर पर सब घर मकान बने हुए हैं। सरकार को अगर कोई बड़ी अच्छी कार्य योजना बनानी है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का प्रयास करें। मतलब जो लोगों ने घेर लिया है उन सभी लोगों से जगहों को, अभी देखिए खाली कराने की मुहिम चलती रहती है बीच बीच में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दें। और जैसे जो किराएदार ये सब चीज़ों, अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री महोदय आई थी तो उन्होंने कहा कि वो हम सबको मालिकाना हक दे रहे हैं। मालिकाना हक देने के बजाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दें और उसके पास जो जगह बचे वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क कर दें। तो इस तरह से एक तो वहाँ पर किराएदारी प्रथा से मुक्ति मिल जाएगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और वहाँ का विकास भी हो जाएगा। बच्चों की खेलने के लिए जगह, स्कूल वगैरह की सारी व्यवस्था वो दे सकते हैं। मतलब सरकार चाहे तो कर सकते हैं। जो स्लम मुक्त करने का तरीका है वो यही हो सकता है। शहर का जो जंगल कटाई, दुनियादारी कटा के जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है वो भी बच जाएगी और लोगों को अपना निजी आवास भी मिल जाएगा। ये थे हमारे साथ शहर के सितारे खास कार्यक्रम में धर्मेंद्र कुमार जी, और अपने शहर के अगले सितारे से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करते रहिए। जय हिंद।